तो क्लास 10th जो है आपकी इंग्लिश की जो है, अब इंग्लिश का नंबर आ गया है और थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई कल तो। लेकिन हाँ, अब ये आज मैंने ये पार्ट 1 रखा है आपके, इसमें लगभग 4 चैप्टर हैं, एक पार्ट और आएगा। ये थोड़े बड़े हो गए थे इसलिए मैंने सोचा कि इतना पहले करो, क्योंकि एक सिस्टम बैठ जाए ना, इतना करें क्यों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड होना, यहाँ से आने का पूरे चांसेस हैं, और अगर दूसरे भी आएंगे तो लगभग इनके इर्द गिर्द ही आएंगे, मतलब आसपास ही आएंगे, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी, और एक बात और रखिए, मैंने हिंदी भी साथ में रखी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत अच्छे प्रयास किया गया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहने वाला है जहां तक मेरा मानना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। मतलब उसने डाकपाल जो था भाई, पोस्टमास्टर का मतलब क्या होता है, पोस्टमास्टर का मतलब डाकपाल, पोस्टमास्टर लेंचो को धनराशि क्यों भेजता है, वाई का मतलब क्यों भेजता है, और वाई डज क्यों भेजता है, क्यों वो साइन करता है मतलब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बताइए कि द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड लिए हैं कि इन्हीं में से छोटे भी पूछेगा तो वो भी इन्हीं में से पूछेगा। अगर आप मेरी बात को समझते हो ना तो बहुत आगे जाओगे। द पोस्टमार्टम सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज हमेशा जब भी वाई वहां लगा होता है तो हमेशा अपन को बिकॉज से आंसर देना है, क्योंकि द लेटर डिस्प्लेड uniflinching faith in God to write a letter for help in times of need to him and profound trust for its fulfill। मतलब कि उसने ये दिखाया था, भगवान के प्रति ना अटूट विश्वास दिखाया था, ठीक है, जिससे उसकी मतलब इसीलिए लेटर भी इसलिए मतलब जो है उसने ये सहायता भी इसलिए भेजी क्योंकि उसका भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था। फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था, विश्वास बना रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अपन अगर किसी में भी फेथ करते हैं ना तो वो अलग अलग जिसका भी जिस रिलीजन या जिस पर क्या भी जिस भी चीज़ में फेथ है वो बना रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये चीज़ इससे पॉजिटिविटी आती है। द पोस्टमास्टर हेल्प्स मेंटेन इन थ्रू एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इसलिए पोस्टमास्टर ने क्या करा कि इस चैरिटी के लिए परोपकार से बनाई सहायता करता था, वो जिसका भी होता था, जैसे चैरिटी होती है वो हेल्प करती है वैसे ये भी हेल्प करता था। द पोस्टमास्टर हो गया, तो द पोस्टमास्टर साइन द लेटर टू गॉड बिकॉज, अब उसने साइन क्यों किए, तो साइन इसलिए किए because he is of the opinion that Lencho should think that God has heard his appeal and sent the money required by him to show again the concern and support the family till the concern comes। मतलब कि उसने ये सोचा था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि लेंचो को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और ये धनराशि फसल दोबारा बोने व फसल के आने तक परिवार को चलाने के लिए भेजी है। तभी कहते लिखा हुआ ना कि गॉड हैज हियर्ड एंड अपील, हियर्ड हिज अपील, उसकी अपील भगवान ने सुन ली है और उनको ये पता भी चल गया था कि सपोर्ट करना है फैमिली को जब तक कि जो कॉर्न कम्स का मतलब है कि जब तक वापस फसल आए, जब तक ये काम चला ले इन पैसों से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड लेंचो कॉल द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, उसने लेंचो ने जो बारिश की जो बूंदे थी उसको सोने के सिक्कों से या नए सिक्कों के समान क्यों बताया, नए सिक्कों के समान क्यों बताया। तो लेंचो वॉज अ फार्मर, ठीक है, इसलिए ही बैडली नीडेड ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर फॉर द क्रॉप ऑफ कॉर्न ग्रोविंग इन हिज फील्ड। सीधी सी बात है, किसान था तो ये चाहता था कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाए, शावर कुछ भी हो जाए ना तो भी उसकी फसल ठीक हो जाएगी। इसलिए ही हैड बीन लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई फॉर एनी साइन ऑफ रेन, इसलिए वो देखता था उत्तर पूर्व दिशा के अंदर नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता था कि कोई भी बारिश का साइन है क्या, बारिश होने वाली है क्या, लग रही है क्या, ठीक है। लकीली द रेन ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग, और इसलिए किस्मत से वो रेन ड्रॉप स्टार्ट भी हो गई, ठीक है। तो लेंचो वॉज ग्रेटली इलेक्टेड, ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे इलेक्टेड, इसलिए सौभाग्य से बरसात स्टार्ट भी हो गई तो लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आप इसको अपने भाषा में लिख सकते हो, लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, इसको आप क्या लिख सकते हो, लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, थोड़ी इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इससे लेंचो बहुत खुश हुआ। ही कंपेयर दोज ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई न्यू कॉइन्स, ऐसा लगा जैसे नए सिक्कों की बौछार हो गई हो। टू हिम द बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर 10 सेंट कॉइन एंड लिटिल वन फॉर 5, ठीक है ना। उसने कहा कि जो बरसात की बड़ी बूंदें वो तो 10 सेंट के बराबर है और जो छोटी बूंदें वो 5 सेंट के बराबर है ना। ऐसा मान लो कि 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है ना, वेरी इजी। अगला, वाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुखी उदासी क्यों थी, वो तो आप समझ गए होंगे। अब देखो इसका आप आंसर हिंदी में भी आपको याद है तो आप बना के लिख सकते हो, कैसे कि लेंचो की आत्मा उदासी से क्यों भर गई थी।
तो लेंचो की अपनी फसल के लिए एक अच्छी बरसात की चाह थी। सौभाग्य से उसके मन की इच्छा के अनुसार वर्षा भी हुई। उसने बारिश की बूंदों को 10 और 5 नए सिक्के भी कहे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था, किंतु शीघ्र निराश हो गया, क्योंकि जब तक जोरदार हवा बहने लगी और ओले गिरने लग गए, और ओले इतनी मात्रा में गिरे कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। और ये मतलब इस तथ्य ने ओलों के उसके परिवार के लिए खाने योग्य कुछ भी नहीं छोड़ा, और उनकी सारी मेहनत बेकार चलेगी, इसलिए उदास हो गया वो। भगवान ने बारिश की बातें तो सुन ली थी उसकी, अब इसको आप मन से लिख सकते हो अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश टूटी फूटी बनाना आती है तो वही चीज़ है। लेंचो वांटेड ए गुड रेन फॉर क्रॉप्स, फॉर्चुनेटली इट रैंड इनटू हिज हार्ट्स डिजायर, उसकी खुशी भी हुई, लेकिन ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स, वो सब अपन ने बात कर ली थी, अभी 10 रुपये 5 रुपये बात बताई थी। However, he was soon disappointed when a strong wind began to flow and there was a hailstorm। मतलब कि फिर उसके बाद में हुआ क्या, डिसअपॉइंट कब हो गया वो, अपने रास्ते से कब भटक गया, जब बारिश इतनी तेज हुई कि साथ में ओले और हवा तेज चलने लग गई, और hailstones fell for such a long time and in such a large amount that his crop was totally destroyed, और the fact that hailstone has left nothing to his family to eat, मतलब उसकी फैमिली के लिए कुछ भी खाने के लिए उसने नहीं छोड़ा, इसलिए ये दुखी हो गया था। तो वेरी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेंचो का कैरेक्टर स्केच वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। तो लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, नो डाउट, हु वर्क्स हार्ड इन हिज फील्ड लाइक एन एनिमल, पशु की तरह काम करता था अपने खेत में। ही ऑल्सो नॉन हाउ टू राइट, ठीक है ना, वह लिखना भी जानता था, और वह बरसात की भविष्यवाणी भी करता था। ही प्रिडिक्ट्स रेन एंड वेलकम्स, बरसात की भविष्यवाणी करता, उसका स्वागत भी करता, ठीक है। और when there is hailstorm he became very sad, लेकिन जब ओले गिरे तब ये बहुत दुखी हो गया। और he has full faith in, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, तो he expect help from God when his crop is, और भगवान से इसने उम्मीद भी की थी, इसलिए भगवान को लेटर लिखा था, पोस्टमार्टम को भी 2 जरिए भेजा था। तो सभी पोस्टमार्टम आपको पता है, सभी ने चंदा पैसा इकट्ठा करके उसको भेजा, तो इसको ऐसा लगा कि मैंने 100 पैसे मांगे थे, और वो सब अपन को पता है, ठीक है। तो ये भगवान का प्रति, वो पोस्टमार्टम में यही सोचा था कि इसका भगवान के प्रति विश्वास बना रहे, इसलिए उन्होंने सभी ने मिलके वो पैसे कलेक्ट किए थे। तो ही हैज फेथ दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसका ये भी विश्वास था कि भूखा कोई नहीं मर सकता। ही राइट्स ए लेटर टू गॉड फॉर, इसलिए भगवान से मदद के लिए इसने लेटर लिखा। ऑन रिसीविंग हेल्प ही थिंक्स दैट गॉड हैज सेंट मनी, बट वन पार्ट ऑफ हिज हैज बीन केप्ट बाय द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, दस ही सिंपल बाय नेचर ऑल्सो। लेकिन आपको पता ही है कि इसने भगवान को पत्र लिखता है, मदद भी मिलती है, सोचता है कि ईश्वर ने कुछ धनराशि भेजी है, लेकिन इसका एक भाग डाकघर के कर्मचारियों द्वारा ले लिया गया होगा। थोड़ा सा वहाँ पर ही सोचता है कि भगवान ने तो पूरा पैसा भेज दिया होगा, लेकिन इसे कुछ पार्ट वहाँ के जो एम्प्लॉय थे, क्या पता उन्होंने रख लिया हो तो। इसलिए इस प्रकार वह सरल स्वभाव का आदमी है, थोड़ा बहुत शक भी करता है जैसे नॉर्मल इंसान करता है। अगला क्या है, पोस्टमार्टम का कैरेक्टर स्केच पूछ रहा है आपसे। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। द पोस्टमास्टर इज फैट, ये बहुत मोटा मिलनसार व्यक्ति है, लेकिन है ना, एम्बिल फेलो है, बहुत मोटा आदमी है लेकिन मस्त आदमी है, मिलनसार व्यक्ति है। When the postman brings to him the letter that Lencho had addressed to God, जब उसने लेंचो ने पत्र लिखा था, उस पर एड्रेस भगवान का लिखा हुआ था, तो ब्रेक आउट लाफिंग, और ये बहुत तेजी से फिर हंसने लग गया था। बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन इसने इस बात को सीरियस लिया कि यार किसी बंदे का इतना बड़ा विश्वास भगवान के प्रति, यार ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और सभी लोगों ने फिर मिलकर पैसा कलेक्ट किया था, उसमें मुख्य आदमी था। ही इज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाई लेंचोज फैथ इन गॉड, इंप्रेस्ड हुआ कि वाकई क्या बंदा है यार, है ना। ही रिजॉल्व टू कीप इंटैक्ट, ही डिसाइडेड टू आंसर लेंचोज लेटर, इसने फिक्स किया कि मैं लेंचो के लेटर का आंसर दूंगा। द पोस्टमार्टम आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स टू डोनेट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कहा कि यार पैसा इकट्ठा करते हैं अपन, और चैरिटी में पैसा इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गिव्स ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, का भी अपना कुछ पार्ट दिया इसने। और अनलकीली ही विथ हिज स्टाफ इज सस्पेक्टेड बाय लेंचो और हैविंग केप्ट बैक पार्ट ऑफ मनी सेंट बाय गॉड, लेकिन ये कह रहा है कि उन्होंने ईश्वर द्वारा भेजे धन के एक भाग को स्वयं के लिए रख लिया, ऐसा उसको संदेह जरूर होता है किसको, लेंचो को, लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं था, इसी ने तो पैसे कलेक्ट करवाए थे। अगला है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, डाकपाल लेंचो को धनराशि क्यों भेजता है बताओ, ताकि विश्वास बना रहे, है ना। डाकपाल लेंचो धनराशि भेजता है क्योंकि लेंचो को ईश्वर को संबोधित करके पत्र लिखा था और ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, तो डाकपाल लेंचो का विश्वास, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए लेंचो ने भेजा। अब ये मन से आता, अब लिख दो, द पोस्टमार्ट सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो हैड रिटन अ लेटर एड्रेसिंग टू गॉड,
he had firm faith in God. The postmaster does not want to shake Lencho's faith in God, so he sends money to Lencho. इसलिए भेजा था, ठीक है। अगला, why does Mandela, ये मंडेला वाला जो चैप्टर है, नेल्सन मंडेला, what does Mandela say about hate? घृणा जो करता है कोई बंदा, उसके बारे में मंडेला का क्या कहना है? तो मंडेला says that no one is born hating another person because of the color of the skin और बैकग्राउंड और रिलीजन, ठीक है ना। मंडेला ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं जन्मा है कि वह दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग, है ना, कलर ऑफ स्किन और उसकी पृष्ठभूमि और किसी धर्म, है ना, से घृणा करे, ऐसा किसी को हक नहीं है। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर मंडेला टू फुलफिल ट्विन ऑब्लिगेशन? दोनों कर्तव्य कौन किसको पूरा करना मुश्किल पड़ रहा था मंडेला के? तो व्हेन मंडेला ट्राइज टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, he forced to live a life of secrecy and rebellion. He was prevented to fulfill his duty as son, brother, father and husband. ठीक है ना। मैं मंडेला ने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता, एक तो वो है, उसे एक छिपा हुआ विद्रोही जीवन जीने को मजबूर उसने कर दिया था, क्योंकि ये एक मुहिम चलाता था, जो भी ये भेदभाव करता उनके लिए मंडेला जो है मुहिम चलाते थे। फिर उनके बाद में आपको पता है अच्छे लोगों को छिपके काम करना पड़ता है, वरना सरकार उस टाइम की पुलिस वगैरह छोड़ेगी नहीं। उसे एक पुत्र, भाई और पिता और पति के कर्तव्य पालन से भी रोका गया, ठीक है। इसका मतलब फैमिली से दूर रखा गया। तो ये सब मुश्किलें थी उस टाइम पर मंडेला के सामने। ये है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड, मतलब मंडेला के अनुसार घृणा का बंदी या घृणा का पात्र मतलब कौन हो सकता है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज पास। बिल्कुल सही बात है। प्रिजनर ऑफ हार्टेड, ही इज प्रोजेक्टेड एंड नैरो माइंडेड, मतलब वही लोग हैं जो किसी की आज़ादी का हनन करते हैं, वो नैरो माइंड के लोग होते हैं, संकीर्ण की मानसिकता होती है, वही घृणा का पात्र है, ठीक है। अगला, व्हाट इज द विजन ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के फ्यूचर के लिए नेल्सन मंडेला का क्या सपना था कि भाई साउथ अफ्रीका कैसा होना चाहिए? तो नेल्सन मंडेला सेड दैट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका शेयर देयर विक्ट्री फॉर जस्टिस, बिल्कुल न्याय, पीस, शांति और ह्यूमन डिग्निटी, लोगों की इज्जत, वो होनी बहुत जरूरी है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी सबके समान। द पॉलिटिकल एम्पिसिपेशन हैज बीन अचीव्ड बट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, डिस्प्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन रिमेन टू बी सॉल्व्ड। लेकिन ये भी दिक्कत है, गरीबी, वंचना, दुख, लिंग आधारित कुछ ये भी समस्याओं का समाधान अभी किया जाना बाकी है। सिर्फ वही नहीं, ये भी तो वहाँ पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, वो भी एक समस्या है। ऑल्सो डिक्लेयर दैट नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब कि ये ऐसा कभी कल्पना नहीं की हो आगे वापस कि सुंदर देश एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का दमन होना चाहिए, एक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हक छीने, ऐसा आगे कभी लाइफ में नहीं होना चाहिए। अगला, स्टेट नेल्सन मंडेलाज आइडिया अबाउट करेज, लव एंड हेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। करेज का मतलब हो जाएगा साहस, प्रेम और नफरत या घृणा, इसके बारे में नेल्सन मंडेला के विचार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंडेला सेज दैट ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, ये क्या कहते हैं करेज मतलब साहस के बारे में, फ्रॉम दोज ग्रेट पर्सनैलिटीज हु स्ट्रगल अगेन द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, मतलब कि जो किसी भी यहाँ पर रंग भेद की जो नीति है उसके विरुद्ध जिसने भी संघर्ष किया वो मतलब साहसी व्यक्ति है, वो उसका मीनिंग इन्होंने क्या बताया कि वो करेज है उस बंदे का उस टाइम पर, क्योंकि बहुत मुश्किल था ये चीज़। और ही हैड सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, ठीक है ना, रहने के लिए, मतलब उन्होंने जो कहा कि स्त्रियों किसी भी विचार के लिए जीवन के खतरे में डालते हुए। और ही हैड सीन मैन स्टार्टअप अटैक्स विदाउट ब्रेकिंग, और मतलब किसी को बिना लोगों को आक्रमण और उत्पीड़न कर, बिना रुके उत्पीड़न करना, किसी पर अटैक करना। इन मंडेलाज ओपिनियन करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इसलिए ये सब बातें अगर किसी के पास में हो तो मंडेला ये कहते हैं कि जो करेज है, साहस एक्चुअली बिना डर का होता है, यानी कि द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस में कभी डर नहीं होता, बट द ट्रिम्प ओवर इट, है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा अपन है, बल्कि भय पर विजय पाना होता है। तो मेन करेज का अर्थ क्या बताया, एब्सेंस ऑफ फियर, और बट द ट्रिम्प ओवर इट, मतलब कि इसका जो करेज का मीनिंग है
वो डर नहीं होता है, डर पर विजय पाना होता है, ठीक है ना। और लव को अकॉर्डिंग टू मंडेला कम्स मोर नेचुरलिटी टू ह्यूमन हार्ट देन हेट, यानी कि जो लव होता है वो किसी के दिल को जीतना होता है, नहीं कि उसकी घृणा करना होता है, किसी के दिल की बात सुनी जाती है। और पीपल कैन लर्न टू हेट, दे कैन ऑल्सो बी टॉट लव। अगर पीपल को इस हेट से दूरी पानी है तो किसे प्रेम करना भी थोड़ा सिखाया जा सकता है, प्रेम करना सीखे, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। ये उनके विचार हैं। फिर है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हंगर फ्रॉम फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता के लिए भूख जो मंडेला की थी, वो मतलब किस प्रकार उसने लाइफ बदल दी। क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी चाहते थे मंडेला, तो मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ इन द फॉलोइंग मैनर। कौन कौन से मैनर है? पहला, फर्स्ट, इट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मंडेला उस टाइम पर इनटू बोल्ड, मतलब कि बोल्ड मंडेला बन गए। सेकंड, इट ड्रो ए लॉ एबिटिंग अटॉर्नी टू बी, ये ब्रैकेट में मंडेला चाहो तो लिख देना, वैसे मंडेला के लिए वर्ड यूज हुआ इसलिए मंडेला लिख रहे हैं, बिकम ए क्रिमिनल। और थर्ड, इट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, बिना घर के। और चौथा, इट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक मॉन्क। और पांचवा, इट फोर्स्ड मंडेला नॉट टू थिंक फॉर हिज ऑन फ्रीडम बट टू थिंक फॉर द फ्रीडम एंड ऑल्सो लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर द ब्लैक। ये 5 कारण है। कौन कौन से आपने समझ लिया होगा। पहला कारण क्या है कि इसने एक भारतीय युवा को एक साहसी में बदल दिया, है ना। बिल्कुल, ये फर्स्ट भारतीय युवा थे मंडेला, तो इनको एक साहसी में बदल दिया, एक बात। दूसरा, इसने एक कानून का पालन करने वाले मंडेला को एक अपराधी मंडेला में बदल दिया। जो कानून का पालन करता है उसको अटॉर्नी बोलते हैं। वो मंडेला थे जो कानून में रहना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल आवाज उठाई उनके खिलाफ जो रंग भेद करते थे, तो इनको जेल में डाल दिया गया, मतलब अपराधी बन गए। और तीसरा, इसके एक परिवार प्रेमी पति को एक घर, मतलब जो घर में रहते थे अपने वाइफ से, अपने बच्चों से प्यार करते थे, लेकिन इनको घर से निकाल दिया गया, ठीक है। और चौथा देख लो आप, एक सन्यासी बना दिया। मॉन्क का मतलब सन्यासी होता है, भाई सन्यासी हो गया एक तरीके से, घर परिवार से दूर जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से लेकिन इन्होंने जो है ना कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जब तक ऐश्वेत जो है काले लोगों के खिलाफ जो यहाँ लोग कर रहे हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए इसने बिल्कुल पूरी जिंदगी पर अपने विचार रखे और पूरी जिंदगी पर उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है सीगल वाला कि वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन द लेग, यानी किशोर, यंग सीगल का मतलब किशोर जवान सीगल चट्टान शिला पर अकेला क्यों था। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेग बिकॉज हिज फैमिली मेंबर्स हैड फ्लोन टू द ऑपोजिट क्लिफ एंड स्केल्ड और टू फ्लाई। वो दूसरी वाली तरफ पहाड़ी थी, दूसरी उस चट्टान के ऊपर बैठे थे और ये वहां से देख रहा था उनको, ठीक है ना, ये उड़ नहीं पा रहा था। और हाउ डिड द यंग सीगल एंजॉय हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो कैसी फर्स्ट फ्लाइट, कैसे इसने एंजॉय करी जब ये पहली बार उड़ा। तो व्हेन द यंग सीगल वाज फॉलिंग डाउनवर्ड्स हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, यानी जब ये सीगल नीचे गिर रहा था तो उसके पंख स्वतः ही खुल रहे थे और पवन हवा को काटने लग गए, है ना। फिर एंड कट द विंड, हवा काटने लग गए और कंटिन्यूअसली काम चलता रहा। ही वाज फ्लाइंग एंड एंजॉइंग। से फिर इसको पता है कि वाओ ये तो ऑटोमेटिक अपना नीचे गिर नहीं रहे ऑटोमेटिक, और ही कॉट मतलब फाइनली जो वह आनंद से जो है काम करने लगा, इतनी खुशी उसको मिली, ठीक है ना। ये सीगल की वाली कहानी क्या सुन रखी होगी आपने। फिर है कि व्हाट डिड द यंग सीगल सी ऑन द ऑपोजिट क्लिफ, छोटे सीगल ने सामने वाली चट्टान पर क्या देखा। तो ऑन द ऑपोजिट क्लिफ ही सा हिज two brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, यानी उसके जो भाई और बहन थे, 2 भाई थे और बहन पठार पर लेटे हुए अपने सिरों के छिपाए हुए, मतलब नींद लेते हुए ऐसे मजा से, क्योंकि तो उड़ना जानते हैं, उड़ के चले गए। फिर his father was pinning the features on white back, है ना, लेकिन उसके पिता अपनी पीठ के सफ़ेद पंखों को चोंच से साफ कर रहे थे। लेकिन माँ होती है, आपको पता है ना, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, इसकी माँ जो है अपने इस बच्चे को देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, यानी केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी और वह पठार पर थोड़े ऊंचे उभरे भाग पर अपनी सफ़ेद छाती को आगे झुकाए हुए खड़ी थी। नाउ एंड अगेन, फिर उसने वापस देखा तो ही टॉर एंड पीस ऑफ फिश दैट ले एट
हर फीट एंड देन स्केप्ट ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रॉक। यानी कि फिर उसने देखा तो बार बार उसने एक मछली के टुकड़े को चीरा तो उसके पैरों के पास पड़ा था और फिर अपनी चोंच को प्रत्येक तरफ से चट्टान पर रगड़ा, ठीक है। और द साइट फूड हिम, तो भोजन के दृश्य ने छोटे सीगल को पागल कर देंगे, बहुत भूखा था, लेकिन वो बस इसको ये इसीलिए वो माँ इसको कह रही थी कि देख तू भी उड़ेगा करेगा तो तू भी ऐसा फिश खाएगा। वो सब एक दिखा के उसको मोटिवेट करने के प्रयास किए गए हैं। ये था। अगला, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली एंकरेज हिम ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान पर छोटे सीगल के परिवार ने किस प्रकार उसको मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। तो व्हेन द यंग सीगल स्प्रेड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग देम, तो ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ठीक है ना। यानी जब अपने पाँव फैलाए तो उसने फड़फड़ाना प्रारंभ किया, तो अब वह सीधे नहीं गिर रहा था, अब सीधे नहीं गिरा था, मतलब उड़ पा रहा था, हवा को काट रहा था। और ही वॉज फ्लाइंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर की ओर उड़ना भी जान गया। ऐसे ऊपर नीचे कैसे होते हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, है ना, ये मतलब अब डरा हुआ नहीं था, अब कोई नो लॉन्गर अफेयर्ड, मतलब इसका मतलब था डरना, अफेयर्ड का मतलब डरना, अब नहीं डरा हुआ था। और हिज मदर शोप्ड पैन हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, है ना, बट उसकी माँ तेजी से उसके पास से गुजरी अपने पंख से जोरदार शोर करते हुए, ताकि वो मोटिवेट होए, उसके पास से यूं निकले पास से, ताकि वो थोड़ी वो पंखों की आवाज़ सुने, थोड़ा मोटिवेट हो कि मैं भी उड़ूंगा। ये सब उसको सिखाया जा रहा है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीन, है ना, और जो उसका है जो एक और उत्तर दिया ऐसे देती। देन हिज फादर फ्लो ओवर हिम स्कैमिंग, ठीक है, फिर उसके पिता उसके ऊपर से चीखते हुए उड़े। फिर उसके दो भाई, उसकी बहन, है ना, फिर हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लो अराउंड हिम, वो सब भी उड़े। उसके बाद में क्या हुआ कि इट वॉज ए मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर हिज फैमिली, ये पूरी फैमिली का सेलिब्रेशन था। ही हैड लर्न टू फ्लाई, वो उसको उड़ना सिखाना चाहते हैं, देख आज हम कितने खुश हैं, कितने उड़ रहे हैं, ये सब। और ही देयर एक्ट्स ऑफ इनकरेजमेंट हैड टेकन अवे हिज फियर, उसके डर को दूर करना चाह रहे थे। ये सब प्रयास है छोटे सीगल को उड़ाने के लिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो उसकी ये कहानी हमें क्या संदेश देती है, आप समझ तो गए होंगे, बहुत मोटिवेशनल कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वी ड्रॉ मैनी लेसन्स फॉर द स्टोरी, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है इस कहानी से। हिज फर्स्ट फ्लाइट एट फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, पहली बात तो है कि अपने ऊपर विश्वास रखो। जैसे आप लोग हो, आपके ऊपर विश्वास है कि आप 90% बना लोगे तभी बनेंगे, वरना मेरे 90 कैसे बनेंगे, तो फिर नहीं बनेंगे। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। द यंग सीगल डिड नॉट बिलीव इन हिज कैपेसिटी टू फ्लाई, मतलब छोटे सीगल ने अपनी उड़ने की क्षमता में विश्वास नहीं किया था कि मैं कब उड़ पाऊंगा, मैं नहीं उड़ पाऊंगा, ठीक है। और सेकंड, नेवर फेल टू मस्टर अप करेज, यानी कि हमें कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, हमें साहस जुटाने में कभी असफल नहीं होना चाहिए, हिम्मत हमेशा लाओ, सफलता पक्की मिलेगी। द यंग सीगल इनिशिएटली फेल टू मस्टर अप करेज फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना। छोटा सीगल आरंभ में अपनी उड़ान के साहस में सफल रहा था, शुरू में तो हिम्मत हार गया था वो, लेकिन था डोंट फील फ्राइट, लेकिन तरतीय कभी भयभीत न हो, जैसे कि छोटा सीगल भी बाद में फिर नहीं हुआ था। यंग सीगल ऑलवेज स्कैर्ड विथ फ्लाइट, और हालांकि डरता था, फाइनली जब उसने एडवाइस और योर फैमिली से फैमिली की सलाह मानी, है ना, तो द यंग सीगल इनिशिएटली डिड नॉट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज फैमिली। इसलिए है ना, मतलब कि हम छोटा सीगल आरंभ अपने परिवार की सलाह पर नहीं चला, फिर लास्ट में जब परिवार की सलाह मानी तो फाइनली वो उड़ पाया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है ये। फिर साथ एक क्वेश्चन और लेते हैं कि वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेस, छोटा सीगल उड़ने में क्यों डरता था और उसे फाइनली फिर कैसे सफलता मिली। तो द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी टेरिफाइड हिम, छोटे सीगल उड़ने में इसलिए डरता था क्योंकि समुद्र का फैला हुआ बड़ा भाग से पानी डराता था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र है, कहाँ उड़ूंगा, वापस कैसे नीचे आऊंगा, ये डराता था। बिसाइड्स इट वॉज ए सच लॉन्ग वे डाउन, है ना, इसलिए वो क्या करता था कि वो एक नीचे की ओर लंबा रास्ता था उसे थी। और ही फेल्ट श्योर दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे डर था कि इसके जो पंख है, विश्वास था कि पंख उसकी कभी सहायता नहीं करेंगे, अगर सहायता नहीं करें तो मैं सीधा पानी में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। सो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, से उड़ने में डरता था। ही वॉज हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन भूखा, बहुत लंबे समय से भूखा था। अब उड़ना सीखे तो कोई छोटी मोटी फिश वगैरह पकड़े कुछ खाए। His mother picked up a piece of fish and flew toward the ledge where the young seagull was. मतलब ये कि
जब उसलिए उसकी उड़ान लंबे समय से भूखा था, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और उस तरफ से लेकर उड़ी जहाँ वो जो छोटा शीगल है वो था, है ना। यानी कि शी डिड नॉट गो नियर इनफ टू हिम बट हेल्ड टू फिश टेम्पटिंगली इन हर बैक, है ना। वह उसके काफ़ी समीप मछली के टुकड़े चोंच से मतलब पकड़े रही, लेकिन भूख से पागल छोटे छोटे के पास गई, बल्कि उसे गई नहीं, उसे ललचाते हुए शीगल ने मछली की तरफ छलांग लगाई और नीचे की ओर, मतलब कि ये करा कि टुकड़े को इसके पास में लेके गई, ठीक है, छोटे शीगल के पास, लेकिन उसको दिया नहीं, बस उसको ललचाया कि देख ये ऐसे, ताकि वो थोड़ा मोटिवेट उड़ना सीखे। और बाय यंगर द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश एंड फेल डाउनवर्ड्स फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड, तो इसलिए फिर यह अपने पंख फड़फड़ाए और उसने उड़ना सीख लिया था। भूखा था इसलिए कि नहीं मुझे अब खाना है वरना भूखा मर जाऊंगा, अगर वो माँ खिला देती तो वो शायद ना उड़ पाता, ये भी एक है। फिर अगला क्या है, कहानी द बैक एरोप्लेन से आप क्या शिक्षा पाते हैं। तो फर्स्ट, कैलकुलेटेड रिस्क कैन बी टेकन। सेकंड, पहली बात तो ये कि रिस्क खतरा जो है अनुमानित खतरा लिया जा सकता है कि कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, रिस्क थोड़ी ली जा सकती है। सेकंड, क्विक एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग हेल्प टू ओवरकम डिफिकल्टीज। बिल्कुल सही बात है, शीघ्र और सही निर्णय भी कभी कभी तुरंत ले लेना चाहिए, और अगर वो सही दिशा में होना चाहिए और फिर उस पर कठिनाई से मेहनत की जाए तो विजय पक्की मिलती है, ठीक है ना। और थर्ड है पेशेंस, धैर्य तो रखना पड़ता है, हमेशा धैर्य रखो। पेशेंस शुड बी ऑब्जर्व्ड, है ना। और फाइनली नॉट टू फील स्कैर्ड, यानी कि हमें एक चीज ये भी है कि धैर्य रखना चाहिए, अंतिम में भयभीत तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगला देखो कि हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन टू स्टॉर्म। जब कथाकार जो नरेटर था, कथाकार मतलब जो लिखने वाला, उसने वायुयान को तूफान में उड़ाया तो कैसा अनुभव उसको लगा। तो आफ्टर द नरेटर हैड लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, तो ही सा यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, है ना, कि जब मतलब उसने 150 किलोमीटर पेरिस को पीछे छोड़कर विशाल तूफान आने वाला काले बादल देखिए, ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, तो ही टुक द रिस्क एंड फ्लो हिज ओल्ड डाकोटा इनटू द क्लाउड। तो उसने क्या करा कि पुराने डाकोटा को बादलों में उड़ा दिया, ठीक है। और एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक आउटसाइड, फिर सब कुछ बाहर देखा तो काला ही काला हो गया था, ठीक है। तो द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, फिर पुराने विमान ने छलांग लगाई और हवा में घूम गया। और देखो ही कंपास द रेडियो एंड द इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो सूचना देता है, वो भी बंद हो गए। तो ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज, अब उसे ये नहीं पता कि वो है कहाँ। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वह मतलब इसके अंदर कहीं खो गया स्टॉर्म में। ही सा अनदर एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, ही फॉलोड, कोई पास में एक दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा था, उसने उसको फॉलो किया, पीछे पीछे उड़ा। ही हैड इनफ फ्यूल फॉर ओनली 5 or 10 minutes मोर, सडनली ही केम आउट ऑफ क्लाउड्स एंड सा एन एयरपोर्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा फ्यूल बचा लेंगे, आगे थोड़ी सी देखता है कि बादल हट गए और तुरंत एयरपोर्ट आ जाता है। तो ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पायलट का कैरेक्टर स्केच आपको कैसा लगता है ना। जो पायलट है उसका वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि द नरेटर जो कि पायलट है हैज़ मेनी क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, ठीक है ना। उसके दिमाग में, दिल और दिमाग में कई गुण हैं। क्या क्या है कि ही इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट है, दक्ष व्यक्ति है, मतलब इसमें जानकार है, उड़ान भरने की कला है उसके अंदर। और ही फ्लाइज एन ओल्ड डाकोटा, वे पुराने डाकोटा विमान को उड़ाता है। वंस ही इज ट्रैप्ड इन स्ट्रॉमी ब्लैक क्लाउड्स, जो तूफानी बादल उसमें फंस जाता है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एरोप्लेन्स बिकम सडनली डेड, वो बंद हो जाते हैं। और ही कंपास एंड द रेडियो फेल, वो भी नेटवर्क फेल हो जाता है। इवन देन ही कीप्स हिज नाउ एंड फॉलोज अनदर एरोप्लेन, फिर दूसरी क्या करता है, फिर हौसला बनाता है और एक अन्य हवाई जहाज को मतलब ऐसा इमेजिन करके वहाँ पर देख अनुसरण करता है, उसके पीछे भी चलता है। इमेजिन नहीं, दूसरा दिख भी जाता है, उसके पीछे भी चलता है। और द ब्लैक एरोप्लेन दैट हैपन्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिज प्लेन, और इट इज डिटर्मिनेशन, मतलब निश्चितता, करेज, साहस एंड स्किल, उसकी जो बुद्धि है, दैट सेव हिम, और ही लव्स टू फैमिली एंड टेक्स ग्रेट रिस्क टू बी विद इट। और ये इतना बड़ा जोखिम उठा लेता है, लेकिन ये साहस, उसका दृढ़ निश्चय, क्योंकि वैसे ही मरना, एक अंदाजे से किसी को हिम्मत, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, वरना ऐसा डर के घबरा जाओगे तो फिर तो फैल गए, नीचे गिरोगे सीधा। तो ये सब किया और आज अपनी पूरी फैमिली को, जिसको ये प्यार करता है, सबके साथ रहने लग गया वापस, वरना मर जाता कहीं पर। फिर है
कि वाई डिड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेनली एट द नरेटर, नियंत्रण के अंदर जो कंट्रोल सेंटर था वहाँ पर महिला वर्णनकर्ता की ओर अजीब तरह से क्यों देखा। तो ही लैंडेड एट द एयरपोर्ट बट ही डिड नॉट नो एट विच एयरपोर्ट ही डेड लैंडेड। ये नहीं पता था कि हवाई अड्डे उतरा, किंतु वह नहीं जानता था कि वह किस हवाई अड्डे पर उतरा। ये तो कैसे पता चलेगा उसको, क्योंकि ऐसा अंदाज चल रहा था। ही आस्क्ड द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वेयर ही वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। फिर इसने महिला से पूछा कि कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। तो ही वांटेड टू थैंक हिम फॉर हिज वैल्यूएबल हेल्प, इसलिए इतनी बहुमूल्य मदद के लिए उसने धन्यवाद देना चाहता था। तो इट सीम्ड स्ट्रेंज टू द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर दैट द नरेटर डिड नॉट इवन नो द प्लेस वेयर ही हैड लैंडेड। वो नहीं जानता था, इसलिए सोचा कि मैं कहाँ, कंट्रोल वुमेन से पूछना था, कंट्रोल सेंटर महिला से पूछ रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया, और वो दूसरा कौन बंदा था जो मेरे को यहाँ पर लेके आया। ऑल्सो नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग दैट night and his was the only one she could see on their radar. His strange question made her look strangely at him. मतलब कि जिसे वे रडार पर देख सकी थी, उसके अजीब सवालों ने महिला को उसकी ओर अजीब प्रकार से देखने को बाध्य कर दिया। महिला भी हैरान है, वो भी उसको अजीब तरीके से देख रही है, ये क्या, कैसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो भी उसको नहीं जानते हैं ना, वो लोग, उनके लिए भी नया है वो। फिर अब वो एन डायरी वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई डिड एन स्टार्टेड टू राइट इन डायरी, एन ने डायरी में लिखना क्यों प्रारंभ किया एनी ने। तो एन सेज शी हैड नो फ्रेंड, उसके कोई मित्र या फ्रेंड नहीं था। तो शी डिड नॉट हैव एनी इंटीमेट फ्रेंड इन होम शी कुड कॉन्फाइड हर स्केर्ड थॉट्स एंड फीलिंग्स। इट इज नॉट दैट शी वॉज अलोन, ठीक है ना, अकेली भी नहीं रहना चाहती थी वो। इधर शी हैड पेरेंट्स हु वर वेरी लविंग एंड एल्डर सिस्टर एंड अबाउट 30 पीपल होम शी कुड कॉल फ्रेंड्स, है ना। एक बड़ी बहन है, करीब 30 ऐसे दोस्त थे जो उसके मित्र भी उसको फ्रेंड वो कह सकती है, ऐसा कह सकती थी। बट शी हैड नॉट ट्रू फ्रेंड्स, बट कोई सा सच्चा फ्रेंड नहीं था। होने को तो फ्रेंड खूब थे, लेकिन सच्चा कोई भी नहीं था। शी कुड थिंक ऑफ ओनली हैविंग ए गुड टाइम विद फ्रेंड्स, है ना, मतलब मित्रों के साथ केवल अच्छा समय बिताने की सोच सकती थी। शी कुड नॉट ओपन हर हेड टू देम, द डायरी वॉज गोइंग टू बी समथिंग लाइक ए ट्रू फ्रेंड। हाँ, तो इसलिए बहुत सीधी सी बात है, देयरफॉर ही वांट्स टू राइट अ डायरी। इसलिए हर कोई डायरी क्यों लिखना शुरू करता है, जब वो अकेला होता है, जब अलोन फील करता है, तो अपने विचारों को लिखने के लिए डायरी एक बहाना मिल जाता है, उस पर अपना विचार रख देता है और एक अच्छी पॉजिटिविटी भी रहती है और उसी को अपना फ्रेंड मान लेता है। फिर है कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट एनीज फैमिली, एनी के परिवार के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो एज एनी सेज हर फादर वॉज द मोस्ट लवेबल फादर शी हैड एवर सीन, फादर जो बहुत ही प्यार करने वाले पिता थे। शी हैड ए सिस्टर जिसका मार्गोट जिसका नाम था मार्गोट, हु वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। एक इसकी बहन थी जिसका जन्म मार्गोट जर्मनी में हुआ 1926 में। शी हरसेल्फ वॉज बोर्न इन जून 1929, ठीक है, खुद जो जन्मी वो 29 में, ठीक है ना। और शी लिव्ड इन द फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4, जब जन्म हुआ तो वो 4 साल की थी। तो इस फादर एमिग्रेंट टू हॉलैंड इन 1930, उसके फादर जो है वो हॉलैंड में 1933 में, है ना, 1933 हॉलैंड जाकर बस गए। तो हर मदर और एट हॉलैंड फ्रैंक वेंट हिज हर फादर टू हॉलैंड, उसके जो एथिक हॉलैंड थे फ्रैंक उसके पिता के साथ हॉलैंड में चली गई। फिर मार्गोट एंड एनी वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद देयर ग्रैंडफादर। फिर जो है मार्गेट तथा एन को उसकी दादी के पास ठहरने को ओकन भेज दिया गया था। तो मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर 1933, फिर मार्गोट दिसंबर 1933 में ही मतलब हॉलैंड चली गई और तब 2 महीने के बाद एन भी वहीं चली गई। एन फॉलोड हर 2 months लेटर, वो भी उसके बाद में। ये कुछ एन के परिवार के बारे में हमने बताया है, ठीक है। अगला है कि एन फ्रैंक की डायरी के महत्व पर प्रकाश डालिए, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एन फ्रैंक्स फैमिली। इसकी फैमिली है उस, लेकिन जो डायरी लिखी उस डायरी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट क्या डालता है। तो बिसाइड्स बीइंग ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन फ्रैंक, हर डायरी इज ऑल्सो एन authentic record of racial killings, destruction caused by the war, an intimate account of the daily life under Nazi occupation and the hellish life and concentration camps. अब अपन को पता ही है कि एन फ्रैंक की जो जीवनी है, जो ये डायरी है जो है, वो अपनी खुद की बायोग्राफी है, जीवनी है। इसके अतिरिक्त उसकी डायरी एक सच्चा लेखा जोखा भी है, उस टाइम का एक लेखा जोखा, उस टाइम में रिकॉर्ड भी है कि ऐसा ऐसा नाजीज जो ये नाजी जो था, ये नाजी लोग थे,
ऐसा मानो हिटलर वाले जो लोग थे, ये कैसे कैसे लोगों पर जुल्म ढाते थे, इसका एक सबूत भी तो मिल रहा है ना कि बच्ची उस टाइम बातें जो लिख रही है वो सोचो तो सच्ची लिख रही है, झूठी थोड़ी लिख रही है। तो उनका एक क्या है कि लेखा जोखा भी है, प्रजातीय हत्याओं का, महायुद्ध द्वारा किए गए विनाश का, नाजियों के प्रभुत्व के अंतर्गत रोजमर्रा की जिंदगी का, और बंदी शिविरों में जिसने भी भावनाओं को अपनी डायरी में दर्ज किया, ये वाकई नाटकीय जीवन था। यानी कि एनी फ्रैंक, जो कि 12 जून 1929 फरवरी मार्च की बात है 1945, वॉज अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल हु रिकॉर्डेड हर फीलिंग्स इन हर डायरी वाइल इन हाइडिंग with her family and 4 friends in Amsterdam during German occupation of Netherlands in World War II। द्वितीय विश्व युद्ध में इनके परिवार के साथ में 4 फ्रेंड, जो भी पूरी कहानी है ये 12 जून 1929 को फरवरी मार्च 1945 की बात है, उसके टाइम पर एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती है। जो ये एक यहूदी बालिका थी, वो तो अपने ले लिया कि जूइश गर्ल आई है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखती है। तो डायरी का महत्व क्या है कि ये एक एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है इसकी डायरी को, कि ये बातें उस टाइम पर सच्ची है जो इन्होंने अपने ऑन वर्ड्स में लिखी। एन अपने निबंध में स्वयं के बातूनी होने का कैसे न्याय संगत ठहराती है। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग्स ए चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, ठीक है ना। तो एनी इन हर ऐसे जस्टिफाइड हर बीइंग्स ए चैटरबॉक्स। फर्स्टली कैसे दिखाती है, फर्स्ट शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज, मतलब वो खुद को बातों नहीं बताती, मैं बोलती बहुत हूँ, है ना। तो कैसे कहती है कि आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट, यार एक विद्यार्थी के बोले एक लक्षण होते हैं कि वो बोलता है, तो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ, ये मेरी हैबिट है। सेकंड, दूसरा क्या बताती है, शी प्रॉमिस दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप हर हैबिट ऑफ टॉकिंग अंडर कंट्रोल। वो दूसरी ये बताती है कि उसने वादा किया कि वह अपनी बात करने की आदत को नियंत्रण में रखेगी। ठीक है, हर कोई कहता है ना ओके मैं अब कम बोलूंगी, लेकिन नहीं। थर्ड, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट, लेकिन ये तो उसकी क्या है, ये बातें करना तो उसकी अनुवांशिक जेनेटिक है। इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही बातें करते हैं, इसलिए ये भी कर रही है। हर मदर बहुत बातें करती है, हर मदर टू वो चैटरबॉक्स, इसलिए कह रही है मेरी मम्मा भी इतनी बोलती है, बातों नहीं है तो मैं भी हूँ। चैटरबॉक्स का मतलब बातों नहीं। सो शी मतलब एनी वुड नॉट बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ हिज हैबिट, इसलिए वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहती। और फोर्थ, ए स्टूडेंट और ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डू मच अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि विद्यार्थी इंसान अनुवांशिक लक्षणों के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, भाई वो जेनेटिक हैं, वो तो हैं, उसका तब क्या करें, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ अपने बातों नहीं होने की बात को सही ठहराती है कि नहीं मेरी मम्मी भी खूब बोलती थी और जेनेटिक है तो, और अनुवांशिक होना कोई गलत बात थोड़ी है ऐसा। अगला कि वाई इज राइटिंग ए डायरी ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन, डायरी लिखना एन के लिए वास्तव में एक अजीब अनुभव क्यों है। तो एट द वेरी बिगिनिंग एन सेज दैट राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर, उसके लिए बहुत स्ट्रेंज मतलब कि बहुत एक अजीब अनुभव है, एक्सपीरियंस है। द रीजन फॉर दिस आर दैट शी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर एंड शी थैंक्स दैट लेटर ऑन नाइदर शी नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ ए 13 ईयर स्कूल गर्ल, है ना। मतलब कि वरना एक इस 13 साल की उम्र में डायरी लिखने जैसा काम कौन कर सकता है, एक स्कूल स्टूडेंट है, आप कभी सोच सकते हो 12-13 साल की उम्र में, ठीक है। हाउ एवर इट डज नॉट मैटर, शी फील्स लाइक राइटिंग एंड हैज ए ग्रेट नीड टू पुट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ हर हार्ट ऑन पेपर, इसलिए वो कहती है कि वह लिखने की इच्छा रखती है और उसे अपने दिल की सभी प्रकार की बातों कागज पर लिखना ज़्यादा आवश्यक लगता है कि मैं बोलने की बजाय कुछ बातें मेरी फीलिंग्स डायरी में लिखूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर रखे हैं मैंने आपके इंग्लिश के अंदर। ये सेशन भी काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए अभी तक आपको ये याद करिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन भी आज ही मिलेगा, आज शाम को मिल जाएगा। नेक्स्ट वो एक चैप्टर ही है, 1 से 4 हो गए, और मेरे हिसाब से 5 से 9 4-5 चैप्टर का और बनेगा, वो पार्ट 2 में आ जाएगा। ये अपना पार्ट 1 है, ये क्या है पार्ट 1 है, और ये आ जाएगा अपना पार्ट 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इनको पढ़ना है, फिर अगर आपके पास में टाइम रहता है तो फिर कोई और पढ़ना है, वरना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ कॉल इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरी वेरी सिलेक्टिव है, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ में।